हेलो बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का है 11th केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। ये केमिस्ट्री राउंडिंग ऑफ क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक होता है और फिजिक्स का भी टॉपिक होता है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली आपको वीडियो मिलते हैं। कम से कम एक वीक में आपको कम से कम 4 वीडियो मिला करेंगे। ठीक है, वही 25-30 मिनट के हुआ करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, अब 1 बाय 1 चैप्टर, एक पूरा चैप्टर जब कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाया करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री का केमिकल कॉम्बिनेशन। जब कोई रिएक्शंस होती है, मान लीजिए कोई रिएक्शंस हुई A प्लस बी इक्वल सी, A प्लस बी मिलके C को फॉर्मेशन क्या। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन किन किन लॉज पे बेस होती है, किन किन नियम पर आधारित होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी में दिया गया, इनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देने वाले साइंटिस्ट का नाम है लेबोजियर। क्या है? लेबोजियर। इनका स्टेटमेंट क्या है? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल रिएक्शन हो, तो जितना मास जो होता है रिएक्टेंट का होता है, उतना ही मास उसका होता है प्रोडक्ट का होगा। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। और ये बात कब बोल सकते हैं? जब कोई रिएक्शन कंप्लीटली कन्वर्टेड हो रही होगी प्रोडक्ट में। मतलब कोई रिएक्शन ए से बी हो रही है तो ए रिएक्टेंट सारे के सारे कंप्लीटली कन्वर्टेड हो जाए प्रोडक्ट में, तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, जो कुल मास जो द्रव्यमान अभिकारक का होता है, वो बराबर होता है उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर। कब होगा? जब बच्चों कंप्लीटली रिएक्शन कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं कि सारा का सारा रिएक्टेंट, पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं चेंज हो पाता है, तो वहां पे हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हिंदी में यही बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इसको हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं, लेबोजियर ने दिया। इसको ये भी बोलते हैं, जैसे हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं ऊर्जा कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षित का नियम होता है। जैसे नहीं होता है, ऊर्जा ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज की जा सकती है। ठीक है, जैसे ना ही लोग पढ़े वैसे मास कंजर्वेशन, मास ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यही नियम जो केमिकल रिएक्शन होती है उन पे भी लगता है। ठीक है, तो यही लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेबोजियर। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, किसने दिया था? लेबोजियर ने दिया था। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? मास इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। चाहे केमिकल रिएक्शन हो रही है चाहे फिजिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल रिएक्शन क्या होती है? जब केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं जब कोई बॉन्ड ब्रेक हो और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, एटम का अरेंजमेंट हो। फिजिकल में मतलब होता है जब पानी होता है, लिक्विड पानी जो होता है सॉलिड में चेंज है, बर्फ में चेंज है, बर्फ से वेपर बन जाए, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंजमेंट। फिजिकल चेंजमेंट में मॉलिक्यूलर वेट होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, जबकि केमिकल चेंजमेंट में मॉलिक्यूलर वेट चेंज होता है, बट वन फॉर्म इज चेंज इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड मास कंजर्वेशन। ठीक है, अगर रिएक्टेंट जो होगा, अभिकारक जो होगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा उत्पाद में, तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का मास होता है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने समझा कि हाइड्रोजन होती है, क्लोरीन से रिएक्ट की, किससे? क्लोरीन गैस से रिएक्ट की, और इसने HCl का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन के एटम है, इधर 1 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हाइड्रोजन भी हो जाएंगे, 2 HCl भी हो जाएंगे। ठीक है, जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड लिखे होते हैं ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनको क्या बोलते हैं? इधर वालों को बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो लेफ्ट साइड लिखे होते हैं, जो एरो के हेड पे लिखे होते हैं, हेड साइड लिखे होते हैं, उनको प्रोडक्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, अब ये माना है कि हमने ये वाली रिएक्शन पूरी की पूरी समाप्त हो चुकी है, 100% कंप्लीटली जो है रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट, तो बोला जाता है जो मास ऑफ रिएक्टेंट है,
मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन बच्चों कितना होता है 1H1। किसी एलिमेंट में, मान लो कोई एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, 118 एलिमेंट हैं, उसमें जो नीचे लिखा होता है किसी एलिमेंट, उसको जेड बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जो ऊपर लिखा होता है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना होता है 1H1, मतलब कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मास बोला है, मास बराबर होंगे, तो मास कितना होगा एक हाइड्रोजन एटम होता तो एक, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है 2, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 ग्राम, ठीक है। क्लोरीन का मास कितना, एक क्लोरीन होता है 35.5, और एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। तो एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 35.5 है बच्चों, तो 2 क्लोरीन एटम लगे कितना हो जाएगा, 2 का दुगना कर दो तो कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 71 ग्राम। अगर रिएक्शन 100% एक कंप्लीट हो रही है तो जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का, तो इधर कितना है जोड़ोगे, अगर इतना जोड़ो कितना है 73 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल 73 ग्राम। अगर ये कंप्लीटली कंज्यूम हो रही है तो इसका भी कितना होना चाहिए 73 ही होना चाहिए। देखो 2 हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन में कितना होता है 1 होता है, ठीक है, प्लस कर दिया, एक क्लोरीन में कितना हो जाएगा 35.5, ठीक है, 35.5 है, एक कितना हो जाएगा 36.2 इंटू 36.5, और 36.5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13, 3 दूनी 6। देखो बच्चों इधर भी रिएक्टेंट का मास भी 73 ग्राम आया है और प्रोडक्ट का मास भी कितना है 73 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं जो अभिक्रियाएं होती हैं वो किस नियम को फॉलो करती हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझ में आया। तो जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा, केवल क्या होते हैं एटम अरेंजमेंट होता है, बस एटम का अरेंजमेंट होता है रिएक्शन में, ठीक है। तो इधर भी 73 आया था और इधर भी कितना है 73 ही है, ठीक है। अब कुछ और रिएक्शन भी करते हैं इसके थ्रू, लेकिन हाँ कंडीशन है कंप्लीटली कन्वर्टेड होना चाहिए, ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में चेंज हो जाना चाहिए तब ये फॉलो होगा, अगर नहीं होगा तो फॉर्मूला दूसरा होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और करें, अच्छा ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग कुछ और एग्जांपल भी करें, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कोई भी जब मेटल कार्बोनेट हीट करते हैं गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में टूट जाता है और अपने और किस में टूट जाता है CO2 गैस बनती है, ठीक है। अब देखो ये फार्मूले कैसे बनते हैं, मैं वीडियो में बताया, ठीक है, वीडियो देखो, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड का कैसे बनता है, CO2 का फार्मूला कैसे बनता है, ठीक। अगर ये रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम हो रही है तो मास ऑफ रिएक्टेंट, इधर वाला रिएक्टेंट होते हैं इधर वाले प्रोडक्ट होते हैं, ये अभिकारक होते हैं हिंदी में, ये उत्पाद होते हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, इसका मान देखो एक कैल्शियम का कितना होता है बच्चों, कैल्शियम होता है 40 होता है। अब यहाँ पे मैं एटॉमिक नंबर की जरूरत ही नहीं, ठीक होता है जैसे 20 से होता है। कार्बन का कितना होता है 12, 6 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 32, 16, 8 और 16 होता है। तो इसको निकाल, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, इसका निकालो, एक कैल्शियम का एक है 40 हो जाएगा, प्लस दूसरे एटम के पास पहुंचो तो प्लस लगा देते हैं, ठीक है। कितना एक का कितना होता है 12 है, कितने एक है तो मल्टीप्लाई जरूरत नहीं, अगर वैसे करोगे भी तो उतने आएगा, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है 3 है, एक का होता है कितना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो इसको कितना आ जाएगा जोड़ोगे 100 ग्राम आएगा, कितना आएगा 100 ग्राम, ठीक है। अगर ये रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम हो रही है तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतने मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, ठीक है। और तो हम लोग इतना निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा इधर बढ़ा के लिखें ताकि उस उधर लिखने के लिए जगह मिल जाए, ठीक है, ठीक है। ये सॉल्व हो गया है। अब इस इनका दोनों का योग भी 100 ही होना चाहिए, इसका मतलब अगर 100 है तो मास कंजर्वेशन फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। और देखते हैं इसका, देखें हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मास होगा, एक कैल्शियम का 40 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16, ये कितना आएगा
40 16 56 ग्राम आ गया। ठीक है, इसका देखो कार्बन का 12 होता है, 2 ऑक्सीजन है, 1 16, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 12 44, कितना आ जाएगा 44। बच्चों 44 56 कितना होता है, इसको दोनों जोड़ोगे क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट, तो इनको दोनों जोड़ो कितना आएगा 100 ग्राम तो आएगा। यस, देखो ना जितना मास रिएक्टेंट का है उतने बराबर मास है प्रोडक्ट का, तो ये रिएक्शन द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर रही है। ठीक है, ऐसे कर लो तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पॉज करो नोट करो इसको। अब बच्चों लोग एक ये रिएक्शन दिए। ठीक है, तो पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली बात रिएक्शन बैलेंस भी होनी चाहिए। देखो एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तब मास कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे तुम इसको ना गिना करो, एटम गिन लिया करो, अगर एटम दोनों तरफ बराबर है, जितने इधर कैल्शियम के एटम उतने इधर कैल्शियम के एटम, जितने इधर कार्बन के एटम उतने इधर कार्बन के एटम, जितने इधर ऑक्सीजन के एटम उतने इधर ऑक्सीजन के, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन क्या है, मास कंजर्वेशन को फॉलो करेगी। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो तब भी बोल सकते हैं मास कंजर्वेशन है। अब ये रिएक्शन दी। ठीक है, बेरियम क्लोराइड कितना है, 1 है, 1 इधर है। ठीक है, क्लोरीन कितने हैं, 2 इधर है, 2 इधर है, सोडियम 2 इधर है, 2 सोडियम इधर है, सल्फेट 1 इधर है, 1 इधर। ठीक है, अब इसमें बताओ मास ऑफ बेरियम क्लोराइड कितना होगा, तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन वालों ने खुद दे दिया, इतना ग्राम सोडियम सल्फेट है, इतना ग्राम बेरियम सल्फेट है, इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड है। अब हमें अपने मन से नहीं करना है, अब क्वेश्चन वालों ने क्वेश्चन बना के दे दिया है, अब पूछ रहे हैं कि मास बताओ इसका। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, तो कुछ नहीं, हमने बोला अगर ये 100% रिएक्टेंट, ये वाले इधर वाले क्या होते हैं बच्चों, अभिकारक होते हैं, इधर वाले क्या होते हैं उत्पाद। अगर ये रिएक्शन 100% अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल जितना मास इधर का होगा उतने मास इधर का होगा। तो हमने मान लिया इसका मास x है, तो x प्लस इधर का मास जोड़ देते हैं 24.4 बराबर रिएक्टेंट का मास बराबर क्या होता है प्रोडक्ट का मास, प्रोडक्ट कितना है 46.6 प्लस 23.4 ग्राम। ठीक है, अब x का मान निकालो, जो x का मान आएगा वही मास हो जाएगा किसका, बेरियम क्लोराइड। तो x का मास निकालते हैं तो 46.23 और इधर ही आएगा माइनस हो जाएगा ना 24.4। ठीक है, इनको ऐड कर लो पहले। अच्छा देखो ये 23.4 है, ये 24.4 है, इसमें कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो x का मान निकालना है। देखो ये 24.4 है, माइनस करोगे 23.1 माइनस 1 आएगा, और ये तो इतने है 46.6, मतलब कि 46.6 से इतना माइनस कर सकते हैं, माइनस इसका मान कितना आएगा माइनस 1 तो आएगा, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 45.6 ग्राम। तो बेरियम क्लोराइड का मान कितना आ जाएगा 45.6 ग्राम। ऐसा क्वेश्चन कर लो। ठीक है, इसको लिखो फिर हम दूसरा लिखते हैं क्वेश्चन। अब बच्चों लोग सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन का, इसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको देने वाले साइंटिस्ट थे प्रूस्ट। कौन थे, प्रूस्ट। इस लॉ का हिंदी में मतलब समझो, जैसे कोई भी चीज है, जैसे कि हम लोग मान लो वाटर, वाटर को हम लोग चाहे कहीं से भी लें, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे गंगा जल हो, चाहे नाली का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, उसका फॉर्मूला क्या होगा H2 होगा। क्या होगा H2 होगा, और उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट होगा वो रेशियो जो होगा हमेशा फिक्स होगा, चाहे वाटर कहीं का भी, उसका सोर्स कुछ भी हो। ठीक है, इससे मतलब नहीं कि वो गंगा जल है या समुद्र का पानी है या बारिश का पानी है या नाली का पानी है, मतलब कहीं का पानी हो, उसका फॉर्मूला H2O ही होगा, और उसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो हमेशा कितना होगा 1:8 होगा, 1:8 होगा। इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट। डेफिनिट माने होता है फिक्स, मतलब वाटर कहीं से भी ले आओ, उसका जो मास होगा वो डेफिनिट होगा। क्या होगा डेफिनिट, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मतलब कि जो उसमें कंपोजिशन है, जो उसका संगठन है कैसा होता है कांस्टेंट होता है। कैसा होता है कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहली बात तो साइंटिस्ट पूछे थे एनसीईआरटी
ये साइंटिस्ट का नाम प्रूस्ट था, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साइंटिस्ट कौन थे जिसको बताया था जिन्होंने, लेवोजियर। अकॉर्डिंग दिस लॉ, इस नियम के अनुसार एक कंपाउंड इज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एक कंपाउंड है तो डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है, उससे मैटर नहीं। रेशियो, बट द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ मास, लेकिन उसमें जो रेशियो होगा, मान लो हमने वाटर प्राप्त किया डिफरेंट सोर्स से, जो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो रिमेन सेम होगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इससे मतलब नहीं वो कैसे बनाया गया है या उसका सोर्स क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो वाटर है, अब मान लो तुमने वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बच्चों क्या बनाता है, वाटर। ये मान लो हमने लैब में वाटर बनाया, कहाँ बनाया, चाहे लैब में वाटर बनाओ, चाहे हम लोग सी वाटर ले लें, समुद्र का पानी हो, सी वाटर, उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा वाटर का। चाहे हम लोग रेन वाटर ले लें, रेन वाटर बारिश का, उसका भी फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। चाहे भैया गंगा जल हो, मतलब कि चाहे पानी कहाँ से हो, ये मान लो हमने लेब में बनाया है, सी वाटर है, रेन वाटर है, गंगा जल, कहीं का भी पानी हो, पानी का फॉर्मूला यही होगा, H2O ही होगा। और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो है वो क्या होगा, फिक्स होगा। देखो हाइड्रोजन का मास का रेशियो क्या, एक हाइड्रोजन क्या होता है 1H1 होता है, ऑक्सीजन 16 और 8, तो एक हाइड्रोजन माने तो एक 2 का कितना है, 2 का है, और इसका कितना हो जाएगा 16, अगर कॉमन है तो कितना हो जाएगा 1/8। तो मतलब वाटर में हाइड्रोजन का रेशियो कितना होता है 1 होता है, और सॉरी हाइड्रोजन का रेशियो, हाँ सही, हाइड्रोजन का रेशियो 1 होता है और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है 8 होता है। चाहे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने से बना हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे बारिश का जल हो, चाहे गंगा जल हो, ये फार्मूला H2O ही रहता है। अगर H2 है तो उसमें हाइड्रोजन का रेशियो कितना होगा 1 होगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 8 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा और ऑक्सीजन का 8 होगा, ठीक है। जैसे CO2 होती है, CO2 गैस, ठीक है। अब तुम मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन करके CO2 बनाओ, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दो, तब भी क्या बनती है बच्चों, CO2 बनती है। या जो हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है गैस, वो भी CO2 होती है। चाहे सोर्स कुछ भी हो, मतलब CO2 कहीं से भी प्राप्त हो रही है, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। कार्बन का कितना होता है, 1 का भैया 12 होता है, 1 का 12 होता है, अभी बताए थे। ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, 2 है तो कितना होता है 32। तो इसको थोड़ा सिंपल ऐसे बोल दें तो 4 से काटे, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें कहीं से भी प्राप्त हो, चाहे कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने से बने, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से बने, चाहे वातावरण में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है। 3 होगा, सॉरी यहाँ बच्चों क्या होगा 3, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, ठीक है। कि कोई भी सोर्स हो उससे मैटर नहीं है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी पाया जाए, उसमें रेशियो कितना होगा, कार्बन का रेशियो 3 होगा और ऑक्सीजन का रेशियो 8 होगा। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या फिक्स है, डिफिनिट है, इसीलिए बोला जाता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। ऐसे अमोनिया हो, अमोनिया, ठीक है बच्चों, ऐसे और भी एग्जांपल कर सकते हैं। देखो अमोनिया कैसे कैसे बन सकती है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के कंबाइन करने से हेबर विधि द्वारा बन सकती है अमोनिया। और याद है हमारे लीवर भी तो अमोनिया बनाता है, लीवर वो भी अमोनिया बनाता है। कहीं से मतलब सोर्स उसका कुछ भी हो, जो अमोनिया बनेगी इसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा, नाइट्रोजन का मास कितना होगा 14 होगा, हाइड्रोजन कितना होगा 3 होगा। मतलब कि नाइट्रोजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का वेट कितना होगा 14:3, मतलब नाइट्रोजन 14 ग्राम होगी और हाइड्रोजन 3। इसका रेशियो फिक्स होगा, डिफिनिट होगा, कांस्टेंट होगा, चाहे अमोनिया सोर्स उसका बनने का सोर्स कुछ भी हो, ठीक है बच्चों, समझ आया। तो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन समझ आया। तो आज हम लोगों ने 2 लॉ कंप्लीट किए हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ गैलू-सेर लॉ होते हैं, एवोगैड्रो लॉ होते हैं, बर्जीलियस लॉ होते हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ना, फिर एनसीईआरटी को रीड करना, ठीक है। तो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सारे के सारे एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, पॉजिटिव कमेंट करिए ताकि हम
तुम्हारी जो पॉजिटिव कमेंट होती है मेरे टूल की तरह वर्क करती हैं ताकि मैं वीडियो बनाने में मोटिवेट है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।